जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 रहने वाला है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो यहाँ पर हम क्या है एक तरह से देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब इंक्लूड की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन कौन सी कमेटीज़ बनाई गई थी और बाकी कितनी हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और प्रॉपर उनके बारे में हम कवर करेंगे यहाँ पे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती क्या हैं? ठीक है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हर एक सिटीज़न ऑफ इंडिया की। ठीक है, हमें अपने इंडिया के लिए उन सभी चीज़ों को फॉलो करना होता है। ठीक है, टू कीप द कंट्री डिसिप्लिन्ड यूनाइटेड, ताकि पीसफुल रह सके। ठीक है, तो इस पर महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि द ट्रू फोकस इज़ ऑन द ड्यूटीज़। अगर ड्यूटीज़ पे हमारा सही फोकस रहता है तो जो राइट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इन्हें ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जब अमेंडमेंट की गई थी। तो आर्टिकल 51A है। ठीक है, वहाँ पर सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिखा गया है और ये स्टैट्यूटरी है, स्टैट्यूटरी इन नेचर। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी। ये यहाँ पर जैसे येलो कलर से हाईलाइट कर रखे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया था, ये नेचर क्या है, स्टैट्यूटरी है। ठीक है, उसके बारे में। बाकी जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी वो किसकी गवर्नमेंट के अंडर थी, तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के अंडर। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कुछ फीचर देख लेते हैं। तो आपने ये सारा नोट डाउन नहीं करना है, तो ये वाले आपने जो फर्स्ट लिखे हैं उनको नोट डाउन आप कर सकते हो। तो मेनली तो नॉन जस्टिशिएबल होते हैं ये। ठीक है, आप जाके कोर्ट में ये लड़ाई नहीं कर सकते हैं कि भाई ये इस बंदे ने फंडामेंटल ड्यूटी है जो अपनी पूरी नहीं की है। ठीक है, नॉन जस्टिशिएबल हैं। ठीक है, इनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता किसी भी लॉ के द्वारा या फिर कोर्ट के। मतलब ये वैसे बताई जाती हैं कि एज अ सिटीज़न हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हमारी कंट्री को लेके। ठीक है, तो नॉन लीगली बाइंडिंग होती हैं। पर हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है कि पार्लियामेंट लॉ पास नहीं कर सकती है। इन फ्यूचर अगर वो करना चाहे कोई लॉ, ठीक है, इनको एनफोर्स करना चाहे तो कर सकती है। और ये हमारे यहाँ के सिटीजन्स पर ही एप्लीकेबल होती हैं। हम फॉरेनर से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उन्हें कंप्लीट करें। बाकी एक तरह से मॉरल ऑब्लिगेशंस होती हैं जो डिसिप्लिन और कमिटमेंट को प्रमोट करती हैं। ठीक है, अगर सोर्स की बात करें तो इंस्पायर्ड है फ्रॉम द USSR नाउ, जो कि आज का रशिया है, USSR कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कुछ कमेटीज़ और उनकी रिकमेंडेशन देख लेते हैं। सबसे पहली आई थी स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानी जाती है और सबसे पहली थी जिन्होंने रेकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए। इन्होंने 8 ड्यूटीज सजेस्ट की थी बट पार्लियामेंट ने 10 को ऐड किया था। इन्होंने जो एक तरह से ड्यूटीज़ बताई थी ना वो थोड़ी अलग थी। जैसे कि इन्होंने सजेस्ट किया था कि भाई पनिशमेंट होनी चाहिए और पेनल्टी होनी चाहिए अगर आप वायोलेशन करते हैं उन ड्यूटीज़ का, पर ये चीज़ है जो एक्सेप्ट नहीं की गई थी। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि इन्होंने 8 ड्यूटीज़ को सजेस्ट किया था। तो क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो सेकंड आती है हमारे पास वर्मा कमेटी 1999 में। तो ये बनाई गई थी ताकि एक तरह से स्टेटस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिव्यू किया जा सके। तो ये पूछा गया था कि सुजेस्टेड इंक्लूजन इन स्कूल करिकुलम एंड टीचर एजुकेशन। तो कौन सी कमेटी ने सजेस्ट किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड करो स्कूल के करिकुलम में? तो वर्मा कमेटी थी। तो लिस्टेड एग्जिस्टिंग लॉज प्रोविज़न, तो ये भी पूछा गया था। सपोर्टिंग ड्यूटीज़, कौन कौन से हमारे पास एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो देखो ये आपको याद करने पड़ेंगे या फिर आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये सारे जो लॉ प्रोविजंस थी वो वर्मा कमेटी ने बताया था, लिस्ट की थी कि ये एग्जिस्टिंग लॉज हैं जो सपोर्ट करते हैं। जैसे कि दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आया था। तो ये तीनों ऑप्शंस वहाँ पे प्रोवाइड कर रखी थी, एक 4th नंबर की और थी। ठीक है, तो उन्होंने ये पूछा था कि इनमें से कौन सा जो लॉ प्रोविज़न है जो सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट दे रखा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट दे रखा 1951 का, बाकी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। तो आप ऐसा करना कि इनको सीरीज़ में लिख लेना ईयर वाइज। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है, इनके ईयर भी याद कर लेना। तो तीसरी हमारे पास आती है
नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन NCRWC 2002 में। तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, भी नई जो ड्यूटीज़ हैं उनको ऐड कर दूँ। कौन कौन सी? ड्यूटी टू पे टैक्स, टैक्स पे करना भी ड्यूटी होना चाहिए, वोट देना भी आपकी ड्यूटी हो, ड्यूटी टू फॉस्टर फैमिली वैल्यूज़, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास ड्यूटी ऑफ इंडस्ट्रीज टू एजुकेट एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये 4। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है MN वेंकटाचलैया कमेटी, तो जिसको मेनली अगर आप देखोगे तो चैलिया कमेटी भी कहा जाता है। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमेटी को चेयर किया था और रेकमेंड किया था कुछ इनिशिएटिव्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो समरी दे रखी है, जैसे कि 1949 में जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था तो इसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स थे जो कि हमारे पार्ट 3 में दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और DPSPs पार्ट 4 में, ड्यूटीज़ नहीं इंक्लूड थी, ठीक है। तो मेनली अगर आपने नोट डाउन करना हुआ तो 1976 का पॉइंट और एक 2002 का। 1976 की बात करें तो 42nd अमेंडमेंट हुई थी, एमरजेंसी पीरियड भी चल रहा था उस टाइम पे और इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी। किसकी रिकमेंडेशन थी? स्वर्ण सिंह कमेटी की, पार्ट 4A, ठीक है, जिसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में और इंट्रोड्यूस किया गया आर्टिकल 51A विद द 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। 2002 में एक ऐड की गई थी, ठीक है, जो लास्ट 11th नंबर ड्यूटी थी, और उस टाइम पे 86 अमेंडमेंट की गई थी। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 11th ड्यूटी है, लास्ट ड्यूटी, तो वो किस ईयर में इंक्लूड की गई थी? तो 2002 में। तो कौन सी थी? पेरेंट्स गार्डियंस टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन जिनकी एज 6 से 14 साल के बीच में हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो हमारी ड्यूटीज़ हैं मेनली। तो पहली आती है आर्टिकल 51A क्लॉज A में, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो आर्टिकल यहाँ पे 51A ही रहेगा, ठीक है, तो इसके जो सब क्लॉज हैं वो चेंज होते रहेंगे। पहला आता है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि नेशनल सॉन्ग की बात नहीं की गई है। तो ये तीनों, ये क्योंकि येलो से हाईलाइट कर रखे हैं तो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो बताती हूँ कैसे पूछे जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो नेशनल फ्लैग है, ठीक है, उसके बारे में किस ड्यूटी में मेंशन है? तो आंसर था आपका 51A क्लॉज A में, ठीक है। नेशनल एंथम के बारे में पूछा गया। फिर आया था क्वेश्चन टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स के बारे में किस ड्यूटी में मेंशन है? तो क्लॉज B में। थर्ड में है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट करना सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को। तो फोर्थ आती है हमारे पास D से D टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। नेक्स्ट है E टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड transcending religious, linguistic, regional diversity and to renounce practices derogatory to the dignity of women। तो यहाँ पे मेनली हार्मनी को प्रमोट करने की बात हो रही है और ब्रदरहुड, भाईचारे की, ठीक है। इरिस्पेक्टिव आपका कोई रिलीजन कौन सा है, आपकी लैंग्वेज कोई भी हो, चाहे डाइवर्सिटी अलग अलग हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब कॉमन ब्रदरहुड होना चाहिए और आप हार्मनी प्रमोट करो, ठीक है। बाकी उन सारी प्रैक्टिसेस को रिनाउंस कर देना, त्याग देना, जो कि एक तरह से डिग्निटी ऑफ वुमेन, ठीक है, तो डेरोगेटरी साबित होती हैं। तो F नंबर पे है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। तो ये पूछा गया था रिच हेरिटेज, ठीक है, तो ये ड्यूटी कौन से क्लॉज में मेंशन है? नेक्स्ट आती है G टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। आप G से याद कर सकते हो, G से ग्रीनरी, ठीक है, फॉरेस्ट हो गए, लेक्स, रिवर, नेचुरल एनवायरनमेंट। H नंबर पे है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, H से ह्यूमैनिज्म, ये याद रख लेना, एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। नेक्स्ट आपकी एग्जाम में पूछी गई थी, ठीक है, आर्टिकल 51A क्लॉज I टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर अवॉइड करना वायलेंस को। J नंबर में पूछा गया था टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो इसका मीनिंग होता है कि ऑलवेज ट्राई टू डू योर बेस्ट, ठीक है, इन वट एवर यू डू, चाहे वो स्टडीज़ हो, वर्क हो, स्पोर्ट्स हो, ठीक है, आपका बिहेवियर हो या फिर कोई भी एक्टिविटी हो, तो हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश किया करो। आर्टिकल 51A क्लॉज K में है, तो यहाँ पे ये ऐड की गई थी 86 अमेंडमेंट 2002 में,
ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स हो चाहे गार्डियंस हो कि एजुकेशन प्रोवाइड करनी है बच्चों को जिनकी एज 6 से 14 ईयर्स के बीच में हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। तो अगर आप देखो तो हमारे पास टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का डिफरेंस दे रखा है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो ये पार्ट 3 में दे रखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 से 35 में। ये पार्ट 4A में है। फिर आते हैं ये सोर्स कौन सा था, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कौन सा था सोर्स, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वैसे तो हमें कायदे से डीपीएसपी सबसे पहले करने थे, बट हमने क्या है यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कवर किया है क्योंकि ये भी एक तरह से हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एनफोर्सेबिलिटी की बात करें तो जस्टिशिएबल होते हैं ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, सिटीजन्स को वो तो अप्लाई होते ही हैं, पर कुछ अप्लाई होते हैं फॉरेनर्स को, बट जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं वो सिटीजन्स को ही अप्लाई होती हैं। नेचर की बात करें तो लीगल नेचर होता है, इनका मॉरल नेचर होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द स्टेट होती है, फंडामेंटल्स की सिटीजन पे होती हैं। रिलेशन की बात करें तो कम्प्लीमेंट्री होते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं दोनों इकट्ठे चलते हैं। ठीक है, अगर आप राइट्स की उम्मीद करते हो तो आपको अपनी ड्यूटी भी निभानी आनी चाहिए। तो ये एक तरह से डिफरेंस था। तो यहाँ पे एक ट्रिक दे रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ग्रेट। सी से कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए, मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे कि नेशनल एंथम की बात की गई थी, फ्लैग के बारे में था। ओ से है अवर आइडियल्स, फ्रीडम स्ट्रगल की बात है। एन से नेशनल यूनिटी और सोवरेनिटी। ठीक है, यहाँ पे A, B, C, D ऐसे बात करी गई है। यहाँ पे F, G ग्रीनरी बताया था ना। H से ह्यूमैनिज्म, साइंटिफिक टेम्पर बताया था। फिर पब्लिक प्रॉपर्टी I, J और K। तो ऐसे एक तरह से ट्रिक बना रखी है, तो आप याद कर सकते हो। ठीक है, D डिफेंड करना मतलब सर्विस टू नेशन। E से हारमनी, ये तो वैसे मैच नहीं हो रहा है पर आप कवर कर सकते हैं कि ठीक है हारमनी वुमेन्स डिग्निटी है, तो ये यहाँ पे। तो ये एक ट्रिक है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई और ट्रिक हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।